किराने की दुकान, हाँ वही है। जहां दुकानदार आपको नाम से जानता है, हम्म, जहां महीने भर का उधार आज भी भरोसे पर चलता है। बिल्कुल। और अब सोचिए उस मोबाइल ऐप के बारे में जो 10 मिनट में वही सामान आपके दरवाजे पर पहुंचाने का वादा करता है। हाँ, ये दो तस्वीरें हैं। जी, और ये आज के भारतीय बाजार की सबसे बड़ी कश्मकश को दिखाती हैं। और ये सिर्फ मतलब दो तस्वीरों का टकराव नहीं है, ये तो दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव है। दो दुनियाएं कैसे? एक दुनिया जो रिश्तों और भरोसे पर बनी है, बिल्कुल और दूसरी दुनिया जो स्पीड और सुविधा पर टिकी है। बिल्कुल। आज हम इसी बदलाव की गहराइयों में उतर रहे हैं और हमारा आधार है साहित्यकार और पत्रकार अजामिल का एक बहुत ही दिलचस्प लेख। हाँ, उन्होंने इस टकराव को सिर्फ व्यापार का उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि सुविधा बनाम संपर्क का युद्ध कहा है। बहुत सही शब्द है, युद्ध। और आज हम इसी युद्ध के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हो रहा है, बल्कि ये समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सही। हम देखेंगे कि क्या पारंपरिक दुकानदार वाकई खत्म होने की कगार पर है, या फिर इस डिजिटल लहर में तैरने का कोई रास्ता अब भी बाकी है। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले इस संकट के पैमाने को समझना जरूरी है। लेख का पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये पारंपरिक खुदरा बाजार जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है, हाँ, वो अचानक इतना कमजोर क्यों पड़ गया? यहाँ पर आंकड़े हमें कहानी की शुरुआत बताते हैं, और ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। अच्छा। लेख के मुताबिक भारत का ई कॉमर्स बाजार 2030 तक $350 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। $350 बिलियन? जी, इसे समझने के लिए सोचिए, ये कई छोटे देशों की कुल अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं, ये एक सुनामी है। ये तो एक बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन मुझे लगता है इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात क्विक कॉमर्स की है। हाँ, वो 10-15 मिनट में डिलीवरी वाली कंपनियां। जी, लेख में बताया गया है कि इस क्षेत्र ने पिछले 2 सालों में 200% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की है। 200%। इसका मतलब है कि लोग अब सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि तुरंत सुविधा चाहते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यहीं पर ग्राहक के बदलते व्यवहार का मनोविज्ञान छिपा है। वो कैसे? पहले ग्राहक कीमत देखता था, फिर वैरायटी, और फिर सुविधा। आज का ग्राहक, खासकर शहरों का युवा ग्राहक, सबसे पहले समय देखता है। उसके लिए समय पैसे से ज्यादा कीमती है। बिल्कुल। ये कंपनियां इसी मनोविज्ञान को भुना रही हैं। वो किफायती दाम और घर बैठे आराम का एक ऐसा कॉकटेल पेश कर रही हैं जिसका नशा बहुत तेजी से चढ़ रहा है। ये तो हुई ग्राहक की बात, लेकिन दुकानदारों के नजरिए से देखें तो एक और पहलू है जिसका जिक्र लेख में है, विविधता का अभाव। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मोहल्ले की दुकान पर सामान सीमित होता है, जबकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक अंतहीन शेल्फ की तरह हैं। इसे ऐसे समझिए, आप एक खास तरह का ऑर्गेनिक ओट्स खरीदना चाहते हैं। ठीक है। हो सकता है आपके मोहल्ले के 10 में से सिर्फ एक दुकानदार के पास वो हो। सही बात है। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको उसी ऑर्गेनिक ओट्स के 20 अलग-अलग ब्रांड, अलग-अलग वजन और कीमतों में मिल जाएंगे। हाँ, ये तो है। ये चॉइस या कहिए विकल्प की आजादी एक बहुत बड़ा चुंबक है जो ग्राहक को अपनी तरफ खींचता है। और पारंपरिक दुकान इस मामले में बहुत पीछे रह जाती है। बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये तो साफ है कि मुकाबला बहुत कड़ा है और जाहिर है व्यापारी इससे बहुत परेशान है। परेशान तो होंगे ही। उनकी सबसे बड़ी शिकायत, जो लेख में भी प्रमुखता से उठाई गई है, वो है प्रेडेटरी प्राइसिंग को लेकर। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही इस लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार है। अच्छा, प्रेडेटरी प्राइसिंग का मतलब है शिकारी मूल्य निर्धारण। इसे ऐसे समझिए कि एक बहुत बड़ी अरबों डॉलर वाली कंपनी अपने पैसे के दम पर 1 लीटर दूध 20 रुपए में बेच गई है, जबकि उसकी अपनी खरीद और डिलीवरी की लागत ही 40 रुपए है। मतलब वो हर पैकेट पर 20 रुपए का घाटा उठा रही है। जी हाँ, लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? क्योंकि उनका मकसद दूध बेचना नहीं, बाजार पर कब्जा करना है। अच्छा। मोहल्ले का दुकानदार वही दूध 45 रुपए से कम में बेच ही नहीं सकता। शुरू में ग्राहक को बहुत फायदा दिखता है, वो 20 रुपए वाला दूध खरीदता है। जाहिर है। धीरे धीरे मोहल्ले की सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, क्योंकि उनका माल बिकता ही नहीं। और जब बाजार में कोई मुकाबला ही नहीं बचता, तो वही बड़ी कंपनी दूध की कीमत 60 रुपए कर देती है। ग्राहक को लूटना उनका आखिरी मकसद होता है, और सस्ता बेचना बस एक चारा है। ये तो बाजार के नियमों का खुला उल्लंघन लगता है भी। लेकिन लेख यहाँ एक बहुत ही असहज करने वाला मोड़ लेता है। वो कहता है कि सारा दोष सिर्फ इन बड़ी कंपनियों का नहीं, हाँ, बल्कि व्यापारियों की अपनी कुछ कमियां भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये बात थोड़ी चुभने वाली है। हाँ, और शायद यही इस लेख की सबसे खास बात है। वो हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखाता है।
वो पहलू क्या है? लेख व्यापारियों की व्यवहारगत कमियों की ओर इशारा करता है, जिसे हम जड़ता कह सकते हैं। जड़ता? हाँ, मतलब एक जगह रुक जाना। बिल्कुल। कई बार समस्या बाहर से ज्यादा अंदरूनी होती है। और ये बातें हम सब ने शायद अपने अनुभव में भी महसूस की होंगी। ग्राहकों से रूखा व्यवहार करना हाँ, या कंपनी की तरफ से आई स्कीम का फायदा ग्राहक तक ना पहुंचाकर खुद रख लेना। बिल्कुल। लेख में एक बहुत ही सटीक उदाहरण है, बिल कट गया अब नहीं बदलेगा वाली मानसिकता। हाँ, 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 ये लाइन तो जैसे हर छोटे बड़े बाजार का अनऑफिशियल स्लोगन बन गई है। बिल्कुल। और यही जड़ता आज के कस्टमर सेंट्रिक यानी ग्राहक केंद्रित युग में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। सही। वो जमाना और था जब ग्राहक के पास विकल्प नहीं थे, उसे उसी दुकान पर जाना पड़ता था। आज जब उसके फोन में एक क्लिक पर दर्जनों विकल्प हैं, तो वो ऐसी जगह क्यों जाएगा जहां उसे सम्मान या लचीलापन ना मिले? बात तो सही है। ग्राहक अब सिर्फ खरीदार नहीं है, वो एक अनुभव चाहता है, और जो उसे बेहतर अनुभव देगा, बाजार उसी का होगा। इसी बात को और गहराई देने के लिए लेख में कुछ व्यापारियों से हुई बातचीत का भी जिक्र है। हाँ। और इससे दो बिल्कुल अलग अलग तरह की आवाजें निकल कर आती हैं। एक तरफ गहरी हताशा है। हाँ, एक दुकानदार का बयान है जो इस संकट की पूरी तस्वीर दिखा देता है। वो कहता है, साहब ऑनलाइन ने धंधा चौपट कर दिया। महीने का खर्च निकालना मुश्किल है, अब तो दुकान बंद करके कहीं नौकरी ढूंढनी पड़ रही है। ये सुनना कितना मुश्किल है। ये सिर्फ एक दुकान का बंद होना नहीं है। नहीं। ये एक परिवार की उम्मीदों का टूटना है, किसी की पूरी जिंदगी की मेहनत है जो खत्म हो रही है। ऐसे एक वाक्य में बहुत दर्द छिपा है। बिल्कुल। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है, जैसा आप कह रहे थे। बिल्कुल, एक दूसरी आवाज भी है जो हताश नहीं बल्कि प्रगतिशील है और उम्मीद जगाती है। वो क्या है? एक अन्य व्यापारी का अनुभव है जो कहता है, हमने दुकान को कंप्यूटराइज्ड कर दिया है, स्टॉक का पूरा हिसाब रहता है। अच्छा। अब हम भी व्हाट्सएप पर ऑर्डर लेते हैं और लड़का रखकर आधे घंटे में डिलीवरी देते हैं। वाह। मुनाफा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ग्राहक हमारे पास ही टिका हुआ है। ये हुई ना बात। तो इसका मतलब है कि असली लड़ाई ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन है ही नहीं। नहीं है। जैसा कि लेख इशारा करता है, असली लड़ाई है बदलाव को अपनाने और जड़ता में फंसे रहने के बीच। जो व्यापारी समय के साथ खुद को बदल रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि ग्राहक क्या चाहता है और जो तकनीक को दुश्मन नहीं दोस्त बना रहे हैं, वो रास्ते निकाल रहे हैं। बिल्कुल, वो रो नहीं रहे, लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। ठीक है, तो हमने समस्या समझ ली, उसके कारण भी जान लिए और ये भी देखा कि कुछ लोग कैसे इसका सामना कर रहे हैं। जी। पर सवाल ये उठता है कि क्या इस लड़ाई में दुकानदारों को अकेला छोड़ देना चाहिए? इस असंतुलन को ठीक करने के लिए एक बड़ी तस्वीर में किसकी क्या भूमिका है? बहुत जरूरी सवाल है ये। लेख में सरकार के रोल को एक अंपायर की तरह बताया गया है। हाँ, जिसका काम है खेल के नियम सबके लिए बराबर रखना, ताकि कोई बड़ा खिलाड़ी छोटे खिलाड़ी को कुचल ना दे। तो इसके लिए क्या सुझाव दिए गए हैं? इसके लिए लेख में 3 मुख्य सुझाव दिए गए हैं। पहला है ONDC, यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ONDC के बारे में बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन आम भाषा में ये एक छोटे दुकानदार की मदद कैसे करेगा? इसे ऐसे समझिए कि ONDC सरकार का बनाया हुआ एक डिजिटल मॉल है। एक मॉल? हाँ, एक डिजिटल मॉल। इस मॉल में Amazon या फ्लिपकार्ट की तरह कोई एक मालिक नहीं है। अच्छा। आपके मोहल्ले का गुप्ता जी भी अपनी किराने की दुकान को इस पर रजिस्टर कर सकता है और कोई भी डिलीवरी ऐप उनके यहाँ से सामान उठाकर आप तक पहुंचा सकता है। इससे उन्हें क्या फायदा होगा? इससे गुप्ता जी को अपना ऐप बनाने या किसी बड़ी कंपनी को भारी कमीशन देने की जरूरत नहीं पड़ती और वो बड़ी कंपनियों के बराबर ऑनलाइन खड़े हो पाते हैं। ये बाजार को मतलब लोकतांत्रिक बनाने की एक कोशिश है। ये तो एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है अगर इसे सही से लागू किया जाए। बिल्कुल। और दूसरा सुझाव क्या है? दूसरा और शायद सबसे जरूरी वो है डीप डिस्काउंटिंग, यानी प्रेडेटरी प्राइसिंग पर लगाम लगाने के लिए एक मजबूत ई-कॉमर्स नीति। मतलब एक तरह की रोक। हाँ, इसका मतलब है कि एक लाइन खींचना कि कोई भी कंपनी सिर्फ बाजार पर कब्जा करने के लिए अपनी लागत से बहुत ज्यादा कम कीमत पर सामान नहीं बेच सकती। इससे छोटे व्यापारियों को सांस लेने का मौका मिलेगा, बराबरी पर लड़ने का मौका मिलेगा। और तीसरा सुझाव है छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चलाना। यानी उन्हें सिर्फ टूल नहीं देना बल्कि उसे इस्तेमाल करना सिखाना भी है। सही पकड़ा आपने। जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करें, डिजिटल मार्केटिंग से अपने आसपास के ग्राहकों तक कैसे पहुंचें वगैरह। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ तकनीक दे देने से कुछ नहीं होगा, उसे चलाने की समझ भी देनी होगी। लेकिन ये तो हुई सरकार की बात, हम सिर्फ सरकार पर तो निर्भर नहीं रह सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख में व्यापारियों के लिए भी कुछ सफलता मंत्र दिए गए हैं और मुझे लगता है ये बहुत काम के हैं। हाँ, और इसमें सबसे पहला और बुनियादी मंत्र है व्यवहार ही पूंजी है। व्यवहार ही पूंजी है?
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको सामान दे सकता है, डिस्काउंट दे सकता है, लेकिन वो व्यक्तिगत संबंध और मुस्कुराहट नहीं दे सकता। सही बात है। ग्राहक का हालचाल पूछना, उसकी छोटी-मोटी शिकायतों को ध्यान से सुनना, ये वो चीजें हैं जो एक वफादार ग्राहक बनाती हैं। ये आपका वो किला है जिसे कोई आप भेद नहीं सकता। और दूसरा मंत्र है तकनीक से दोस्ती करना। अपने दुकान को सिर्फ एक फिजिकल दुकान न रखकर विजिटल बनाना। फिजिटल, ये एक नया शब्द है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। फिजिकल और डिजिटल का मेल। सही काम। व्हाट्सएप बिजनेस का इस्तेमाल करना, डिजिटल बिलिंग शुरू करना, अपने रेगुलर ग्राहकों का एक ग्रुप बनाना जहां आप नए सामान की जानकारी दे सकें। ये छोटे छोटे कदम एक बड़ा अंतर ला सकते हैं। बिल्कुल, ये दिखाते हैं कि आप एक आधुनिक दुकानदार हैं जो समय के साथ चल रहा है। और यहाँ लेख एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है। इस पूरी कहानी में हम सबकी यानी ग्राहकों की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। हाँ, हम सिर्फ खरीदार नहीं हैं, हम वोटर भी हैं, जो अपने पैसे से वोट करते हैं कि हमारे आसपास का बाजार कैसा होगा। ये एक बहुत गहरी बात है। लेख हमें याद दिलाता है कि मुश्किल समय में, जब शायद ऑनलाइन डिलीवरी बंद हो या कोई इमरजेंसी आ जाए, बिल्कुल, जो आपको आधी रात को भी सामान दे देता है और कभी-कभी पैसे बाद में लेने को भी तैयार हो जाता है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को जीवित रखना एक साझा जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक लेन-देन नहीं, बल्कि एक सामाजिक अनुबंध है। सामाजिक अनुबंध। हाँ, जब हम अपनी स्थानीय दुकान से कुछ खरीदते हैं, तो वो पैसा उसी समुदाय में वापस आता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो, तो अज़ामेल के लेख का सार क्या निकलता है? क्या ऑनलाइन कॉमर्स एक विलन है? नहीं, लेख के मुताबिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, एक वेकअप कॉल है। एक चेतावनी। ये कह रहा है कि या तो बदलो या फिर खत्म हो जाओ। जो दुकानदार परिस्थितियों को कोसने के बजाय इस चेतावनी को सुनकर खुद को बदलेंगे, नई तकनीक सीखेंगे और अपने सबसे बड़े हथियार यानी मानवीय स्पर्श का इस्तेमाल करेंगे, वे न सिर्फ टिकेंगे बल्कि आगे भी बढ़ेंगे। भारत जैसे देश में, जहां आज भी मोहल्ले और रिश्तों की बहुत अहमियत है, वहां लोकल टच का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। जरूरत बस उस लोकल टच को आज की डिजिटल दुनिया से जोड़ने की है। अपनी जड़ता को तोड़ना होगा। बिल्कुल, और आधुनिकता के साथ कदम मिलाना होगा। यही बचने का और बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। ये बातचीत एक बहुत ही जरूरी सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है, खासकर हम ग्राहकों के लिए। हाँ, सुविधा बहुत आकर्षक चीज है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। लेकिन जब हम अगली बार 10 मिनट की डिलीवरी के लिए ऐप पर क्लिक करें, तो एक पल के लिए ये सोचना भी जरूरी है कि उस सुविधा की असली कीमत क्या है और उसे कौन चुका रहा है। अपने मोहल्ले के भविष्य को आकार देने में हमारी भूमिका क्या है? क्या हम उस सुविधा के लिए एक पूरे सामाजिक और आर्थिक इकोसिस्टम को दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं? ये सवाल हम सबके लिए है।